नमस्कार बच्चों, नमस्कार आप सभी को। राम राम भाई। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आ जाइए सभी बच्चे जल्दी से। और आज अपन वर्णमाला की दूसरी क्लास, कायदे से देखा है तो वर्णमाला की दूसरी क्लास नहीं है, वर्णमाला की पहली ही क्लास है। क्योंकि कल मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, और ऐसा मैंने उसमें कुछ खास कराया नहीं था। ठीक है भाई। तो आज हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी वर्णमाला की दूसरी क्लास। ठीक है भाई। लेकिन कोई पहली क्लास देखना चाहता हो देख लीजिए, अगर नहीं भी देखना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज से ही हमारा वर्णमाला का कायदे से स्टार्ट होगी। ठीक है भाई। तो अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसके आगे अपन अभी चर्चा करते हैं। तो ये हमारी दूसरी क्लास है और इस क्लास में अपन वर्णमाला को गहराई से जानेंगे। ठीक है भाई। थोड़ा सा कैमरा सही है हमारा। हम्म देखें भाई, सबको आवाज प्रॉपर क्लियर आ रही है, वीडियो विजिबिलिटी ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए आपका थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता है फॉन्ट, तो आप उसकी नेट की स्पीड को माफी चाहूंगा, आप इसकी पावर को बढ़ा लीजिए। जैसे 480p पर कर लोगे तो आपका बढ़िया चलेगा, शानदार है ना। चलो, आज मैंने ब्राइटनेस कल से थोड़ी सी कम रखी हुई है। ठीक है भाई। आज हमारी 13 तारीख स्टार्ट हो गई और 9:30 बज चुके हैं और अपन क्लास को करते हैं स्टार्ट। बीच बीच में हल्का सा एक आध बार ब्लर होगा, फिर नहीं होगा, जैसे इस पर अपन कुछ लिख देंगे तो। ठीक है भाई। तो वर्णमाला को अपन आज स्टार्ट करते हैं। और वर्णमाला में मैं आप लोगों को सबसे पहले वर्णमाला के बारे में परिभाषा देना सबसे जरूरी है कि वर्णमाला की परिभाषा क्या है। ठीक है भाई। तो देखें वर्णमाला की क्या परिभाषा है। देखना, एक शब्द चलता है, इसके लिए एक डेफिनेशन चलती है वर्णमाला। पहले तो यहीं पर समझ लो, वर्ण यानी कल पढ़ाया था सर, स्वर और व्यंजन अलग अलग हो जाते हैं उसको वर्ण बोलते हैं। और माला यानी माला, हार। तो देखा भाई, लेकिन उस माला में याद रखना मोती कैसे पिरोए होते हैं, एक माला के अंदर मोती कैसे पिरोए होते हैं, व्यवस्थित रूप से, है ना। कैसे पिरोए हुए होते हैं, व्यवस्थित रूप से। मोती कैसे पिरोए हुए होते हैं, एक व्यवस्थित रूप से। जैसे ये रही माला सर, और इस माला में जो मोतियों का क्रम होता है वही सेम टू सेम हिंदी में वर्णों का क्रम होता है, इसीलिए इसको वर्णमाला बोलते हैं। तो कुल मिलाकर व्यवस्थित एक शब्द आएगा हमारे सामने, तो उसी से हमारी डेफिनेशन बन जाएगी। देखा भाई क्या डेफिनेशन बनेगी, देखना ये बनेगी डेफिनेशन, वर्णों के व्यवस्थित, व्यवस्थित बोल दीजिए, क्रमबद्ध बोल दीजिए, है ना, एक ही बात है। व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित सर, अक्षरों के नहीं, वर्णों के। अक्षरमाला नहीं कहते, वर्णमाला कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर वर्ण बनाने का तरीका क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है एक अक्षर, क्यों? क्योंकि इसमें एक छोटा आ छिपा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अक्षर। क्या है, अक्षर। अगर मैं तोड़ूं तो इसमें से क्या निकलेगा, छोटा आ। क्यों? जब भी कोई अक्षर नॉर्मल लिखा होता है तो उसमें हमारा छोटा आ छिपा होता है, तो इसका मतलब ये दो हमारे क्या निकले, वर्ण निकले। ये व्यंजन होता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, और ये क्या होता है, स्वर। इसीलिए वर्णमाला पढ़ी जाती है जिसमें स्वर और व्यंजन को अलग अलग अपन पढ़ते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कुल मिलाकर वर्णमाला क्या है, वर्णमाला है वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह। ठीक है भाई, वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को ये अपन क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इसको आप क्रमबद्ध व्यवस्थित को क्रमिक भी बोल सकते हो, है ना। क्रमिक यानी होता है क्रम से, क्रमिक का मतलब क्या होता है, क्रम से। क्रम से जो वर्णों का समूह है
उसे ही अपन वर्णमाला कहते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब पहले वर्णमाला को देखो भाई, वर्णमाला को समझने से पहले माला बना दो भाई, है ना, क्योंकि माला शब्द दिया है तो वर्णों की माला तो बना ही दो पहले, है ना। आप मत बनाना, बस यहाँ पर लिख देता हूं मैं कि वर्णमाला की वर्ण माला क्या है। तो माला सर ये है, देखो मैं आप लोगों को माला बताऊं क्या है माला। देखे ये रही माला, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है भाई, अंग अहा अभी नहीं लिखेंगे अपन, और कोई चाहे तो लिख भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, यहीं पर लिख दीजिए अंग और आहा। देख लो भाई बच्चों, दिख रहा है कि नहीं, अंग और आहा भी दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। इसके बाद में आते हैं हमारे का, ख, ग, घ, अंगहा, चा, छ, जा, झा, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है भाई, कईयों को तो याद ही नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं, याद अपन कर लेंगे। फिर देखें य, र, ल, व, श, स, स, हा। ठीक है भाई, और उसके बाद में छत्रज्ञ लिखने का मन कर रहा होगा आप लोगों का, अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, उनको अपन अलग से लिखेंगे, छ, त्र, ज्ञ, और एक और होता है सर श्र, क्योंकि श्र देखो यहां पर कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो श्र श्रीमान में आता है ना, वो श्रीमान वही वाला। सर और बच गए सर अभी दो और, ये दिख रहे हैं आप लोगों को, अरे ये दिख रहे हैं क्या, डा और ढा, इनके दो भाई बहन और होते हैं, इन्हीं में ही बस बिंदी लगा के बना देते हैं उनको, है ना, इन्हीं में बिंदी लगा के बना देते हैं। सर गिन लो कितने हो गए, गिन लो कितने हो गए, 13 ये होंगे, 25 ये, 13 25 38, 2 40 और 12 52। अपन कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या हो गई हमारी 52। कितनी हो गई, 52। ये है सर पूरी वर्णमाला की, इनके बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ये वाला शब्द कहां से आ गया, व्यवस्थित या क्रमबद्ध बोलने की क्या जरूरत पड़ रही है, कि व्यवस्थित या क्रमबद्ध बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें। तो देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, मैं ये आप लोगों से कह देता हूं कि सर ये व्यवस्थित रूप से रखे गए हैं, इसीलिए इनको व्यवस्थित शब्द वर्णमाला के लिए जोड़ा जाता है। ये कैसे रखे हुए हैं, व्यवस्थित रखे हुए हैं। अब कई कह रहा हूं कहां रखे हैं व्यवस्थित, सर मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये व्यवस्थित रखे हुए हैं। हालांकि इनमें ये चार है ना, ये चार ये व्यवस्थित नहीं है, इनके भी एक स्पेशल जगह है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन कायदे से कुछ हद तक ये हमारे क्या रखे हुए हैं, व्यवस्थित। क्यों, क्योंकि सर यहां से देखें आप लोग, छोटे आ के बाद में बड़ा आई आया है, छोटी के बाद में बड़ी आई है, छोटू के बाद में बड़ा ऊ, ऐसा नहीं लिखा मैंने कि छोटी पहले फिर टा ले लिया फिर खा ले लिया, कुछ भी स्वरों को ऊपर ही रखा है, व्यंजनों को नीचे रखा है। तो कुल मिलाकर इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, इसीलिए इसको बोलते हैं व्यवस्थित क्रमिक या क्रमबद्ध समूह। वर्णमाला की डेफिनेशन हमारी ये कहते हैं। दूसरी बात क्या है कि वर्ण कितने हैं सर हिंदी वर्णमाला में, 52 वर्ण हैं। ठीक है भाई, तो 52 हमारे क्या हैं, वर्ण हैं। अच्छे से इनको देख लीजिए जल्दी से, है ना, कितने हैं, 52 हमारे वर्ण हैं। अब आगे की बात करते हैं अपन, देखें कई कह रहे होंगे सर ये स्टार्टिंग की जो लाइन है वो पूरी क्या होती है हमारी, स्वर। सर ठीक है, आप लोगों की बात मैं माने लेता हूं, लेकिन याद रखना ये जो वर्ण है ना, ये वर्ण ये हमारे स्वर कहलाते हैं, वोवेल्स, है ना, और ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, ये होते कॉन्सोनेंट्स, यानी हमारे व्यंजन। क्या होते हैं ये व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, है ना, व्यंजन या स्वर। ठीक है भाई, ये होते हैं हमारे। लेकिन सर आप लोगों से ऐसा गधों वाला क्वेश्चन बिल्कुल कोई नहीं पूछेगा। क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखें भाई,
संख्या वाले क्वेश्चन हिंदी में बहुत पूछे हैं। इंग्लिश में कभी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा कि भैया ये बताइए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार हैं। इंग्लिश में, इंग्लिश की परीक्षा में कभी पूछा जाता है? नहीं भाई। क्यों? क्योंकि वहां पर सर अप्लाइड ग्रामर आती है। अप्लाइड ग्रामर आती है, संज्ञा संज्ञा को पहचानना आना चाहिए, संज्ञा की फंक्शन आना चाहिए। लेकिन सर हिंदी में दोनों ही काम होंगे सर, हिंदी में दोनों ही काम होंगे। संख्या भी पूछ लेगा कि संज्ञा के प्रकार बताइए भाई 5, और ये भी पूछ सकता है आप लोगों से कि संज्ञा निम्नलिखित में पहचानी कौन सी संज्ञा है। मतलब अप्लाइड ग्रामर प्लस संख्या, न्यूमेरिक क्वेश्चन भी हमारे इसमें आ जाते हैं। अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूं वर्णमाला के बारे में। 52 वर्ण है ये पूरे, इनमें से याद रखना हमारे पास कितने, 11 स्वर हैं। याद रखना 11 स्वर हैं, और बचे कितने सर हमारे, 33 व्यंजन। अब कई कह रहे होंगे सर 33 11 और 33 तो सर 44 हो रहे हैं। तो याद रखना ये वाली जो बात है ना, ये 44 ये होते हैं सर हमारे मूल वर्ण। क्या होते हैं सर? ये हमारे मूल वर्ण होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं, ये चीजें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। जैसे ये आ जाएगा हमारे स्वर कितने हो जाएंगे, 13 स्वर। किसको काउंट कर लेते हैं? अंग और अहा को, है ना। अब कई टीचर बताए सर इसको लिखाते ही नहीं है इसमें कि 13, तो सर कभी स्वर पर अपन टिक ही नहीं करेंगे। भाई पेपर उठा के देख लेना कुल स्वर कितने हैं, 13 को भी टिक कराया है। जब ऑप्शन में हमारा क्या नहीं था, 11 ऑप्शन में नहीं था, तो हमें 13 टिक करना पड़ता है। और क्यों? अगर मान लो ये स्वर नहीं है, अगर मान लो ये स्वर नहीं है, तो इनका एक नाम चलता है नपुंसक वर्ण। वो कहां से आ गया भाई? तो कुल मिलाकर इनको कुल में अपन क्या कर लेते हैं, कुल में अपन इसको काउंट कर लेते हैं। लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना समझना है, इनको अभी आप लोग हटा दीजिए, और 13 हमारे स्वर हो गए, और हमारे यहाँ पर क्या हो गए, 52, माफी चाहूंगा, 39 क्या हो गए हमारे, व्यंजन हो गए। क्योंकि जो हमें 52 वर्ण बनाने थे इन दोनों को मिलाकर, वो हमारे अब बनेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कौन सा सही है, ये वाले को माने कि इसको? याद रखना आपका एग्जामिनर हमेशा इनको मानता है कि जब भी आपसे पूछे स्वर कितने हैं, 11, और जब भी पूछे कि व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन लगाना है आप लोगों को 33, क्योंकि मूल वर्ण यही 44 होते हैं। तो कौन कौन से हट गए सर हमारे? देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से हट जाते हैं, उनके बारे में सुन लो। यहाँ पर इस वाली लाइन को आप भूल जाओ, आप तो ये समझो कि सर हमारे पास 11 स्वर हैं और 33 ही क्या है, व्यंजन है। बस यही आप लोगों को हमेशा लगाना है। तो देखो भाई 44 है, 52 में से 44 मतलब कितने हमारे एक्स्ट्रा, 8। 8 कौन कौन से हटा दिए सर? मैं आप लोगों को 8 बता देता हूं कौन कौन से। देखो सबसे पहले छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये हटे हैं सर। अब ये क्यों हटे हैं आगे बताऊंगा। उसके बाद में ड़ा और ढ़ा क्यों हटे हैं सर? क्योंकि इनके ही भाई बहन है, इसीलिए ये भी हमारे हटा दिए। उसके बाद में सर आप लोगों के ये अंग और आहा दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, अंग और आहा, अंग और आहा, क्योंकि सर वो यहां से ही तो हटते हैं, है ना। कहां से हटते हैं? यहाँ से। तो इस प्रकार से ये 8 हट जाते हैं, इसीलिए ये 44 मूल वर्ण हमारे माने जाते हैं। लेकिन सर इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, वो सिर्फ इतना पूछेगा कि स्वर कितने होते हैं, तो बता देना भाई स्वर कितने होते हैं, 11, और व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन। मूल वर्ण कितने हैं, 44, लेकिन 52 है टोटल। तो कुल वर्ण पूछेगा कभी भी, तो आप लोगों को 52 लगाना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को पहले स्वरों की कैटेगरी बता देता हूं कि स्वर किसमें कितने माने गए हैं। तो अपन सर यहां से देखो, ये 11 जो संख्या वो किसकी है, ये जो 11 संख्या है वो किसकी है? सही आ रहा है ना, आवाज में दिक्कत तो नहीं है? ये 11 जो संख्या वो किसकी है? इनको हटा के है भाई। किनको हटा के? इनको हटा के है, तो उनको अपन कहीं और लिखेंगे, लेकिन 11 इनकी है। ठीक है भाई। चलो अब आ जाओ थोड़ा सा आगे। देखो सभी चीजों को क्लियर कर दूंगा, बस आप थोड़ा थोड़ा देखते जाओ इधर, है ना। अब देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या बनते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों की कई किताब वगैरह में नहीं दिए रहते, और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण, ये शब्द याद रखना, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हैं,
मैं आपसे पूछता हूं, उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हैं? आप लोग सभी बताएंगे भाई, उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हैं? जल्दी बताओ भाई, जल्दी। उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हैं? जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी। हाँ, बहुत बढ़िया। गलत बिल्कुल। देखें, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्ण, आप लोगों से जब भी उच्चारण शब्द दिया होगा तो आप लोगों को क्या लगाने हैं? 45। क्यों? क्योंकि सर ये इसमें 10 स्वर को मानता है, और क्या 33 व्यंजन को मानता है, और प्लस 2 द्विगुण को मानता है। किसको मानता है? द्विगुण। तो द्विगुण यानी द्विगुण, गुण मत लिखना, द्विगुण दूसरे गुण। ये दूसरे गुण है। किसके दूसरे गुण है? इनके दो बिंदी लगी है ना, तो इन्हीं के ही गुण बना दिए हैं ये, इसीलिए द्विगुण। कितने हो गए? 10, 33 और 2 कितने हो गए? 45। तो याद रखना, जब ये क्वेश्चन आएगा तो आंसर आपको कितने लगाना है? ये मत रटा करो गधों की तरह के, रट लिया भाई। व्यंजन कितने हैं? 33। स्वर कितने हैं? 11। कुल वर्ण कितने हैं? 45, वो माफी चाहूंगा 52। तो ये नहीं, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब मान लो उसने यही पूछ लिया तो लोगों की क्या उड़ जाएंगी वहां पर? धज्जियां उड़ जाएंगी लोगों की। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने, उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हैं? तो उच्चारण के आधार पर वर्ण आप लोगों को हमेशा क्या लगाने हैं? 45। सर यहां पर एक स्वर और कम कर दिया इनने, क्योंकि हमें कितने पढ़ाए थे अभी मैंने आप लोगों को? 11 स्वर ये वाले, और 33 व्यंजन। व्यंजनों से कोई छेड़खानी इसने नहीं की है। द्विगुण अपनी जगह अलग लिखे हुए हैं, लेकिन 10 स्वर हैं, और 10 स्वर हैं, इसका मतलब एक स्वर और उड़ा दिया गया होगा। आपसे पूछेगा नहीं कभी कि कौन सा उड़ा दिया है, कभी नहीं पूछेगा कि रे उड़ा दिया है कि नहीं, कभी नहीं पूछेगा। बस इतना याद रखना कि उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने लगाओगे आप? हमेशा 45। ये भी याद रखने की जरूरत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना याद रखना कि उच्चारण के आधार पर वर्ण 45। सर क्या उच्चारण? ये बात हमें समझ में नहीं आई, उच्चारण के आधार पर 45 क्यों है? जवाब तो इस चीज का चाहिए ना, कि उच्चारण के आधार पर 45 ही क्यों है? सर याद रखना, एक लाइन और बनती है, देखना, एक लाइन और बनती है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। लेखन के आधार पर वर्ण, क्या शब्द जुड़ा हुआ है? लेखन के आधार पर वर्ण कितने हैं? तो याद रखना सर 52। और लेखन का मतलब होता है टोटल, टोटल या कुल। लेखन का जब भी मतलब आएगा तो लेखन का मतलब होता है कुल या टोटल। तो याद रखना आप लोग इस बात को। अब यहां से ही समझ में आ जाएगा उच्चारण का और लेखन का। ये बताओ, मैं आप लोगों के सामने कुछ लिख रहा हूं, बताना भैया क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है बता सर। आप कहोगे पता नहीं सर, बेवकूफ बना रहे हो आप, तो पता नहीं क्या लिखा है। मैं कह दूंगा सर ये चाइनीज भाषा लिखी है। आप कहोगे चलो ठीक है सर, लिखी होगी, हमें क्या पता। ये मैंने आप लोगों के सामने लिख दी। क्या कर दी? लिख दी। लिख मैंने दी सर, मुझे चाइनीज नहीं आती तब भी मैंने चाइनीज भाषा लिख दी। सर लिख तो अपन दुनिया में कोई भी चीज सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ना सबसे कठिन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चाइनीज अखबार आप लोग अपने घर पे मंगाते हो, उसको देखते रहोगे, बस बैठे बैठे देखते रहोगे, छपा हुआ है, वर्ण लिखे हुए हैं, अपन भी लिख देंगे सेम टू सेम। उसी पेपर में से कॉपी कर सकते हैं सेम टू सेम, क्या लिखा है भगवान जाने। लेकिन अपन उसमें से पूरा छाप सकते हैं, और छाप सकते हैं लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते। याद रखना, लेखन का मतलब होता है, लिखने का मतलब होता है कितनी भी चीजें आप लोग लिख सकते हो, कुल ही चीजें हो सकती हैं। तो सभी चीजें मैंने इसमें लिख दी। लेखन का मतलब होता है टोटल, कुछ भी लिख सकते हैं सर। लेकिन जब बारी आएगी प्रयोग करने की, बारी आएगी बोलने की, बारी आएगी बोलने की, तो अपन क्या करेंगे? बोलने की बारी आएगी तो कुछ चीजों को तो हटाना पड़ेगा, कि जरूर नहीं है सर इन चीजों को अपन उच्चारण में बोल ही पाए। तो इसीलिए यहां पर 45 कर देते हैं, और मिनिमम जो बने हुए शब्द हैं जो मिलजुल के बनते हैं उनको हटा देते हैं। इसीलिए याद रखना, हमारे उच्चारण के आधार पर वर्ण 45 हो गए, और लेखन के आधार पर वर्ण हमारे कितने हो गए? 52। तो लेखन पूछ ले या टोटल पूछ ले या कुल पूछ ले, क्या लगाओगे हमेशा? 52। बताओ भाई, यहां तक बात क्लियर है? मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने यहां पर अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया है। क्या नहीं बताया? कुछ भी नहीं बताया है। अब सुनिए तीसरा क्वेश्चन। ये पूछा जाता है कि देवनागरी, देवनागरी नहीं, देवनागरी, देवनागरी लिपि में, लिपि में कुल वर्ण
शब्द क्या जुड़ा हुआ है, देवनागरी लिपि में कुल वर्ण कितने हैं। याद रखना, एमपीएसआई का पेपर उठा के देखना आप लोग, एमपीएसआई का नहीं, कोई सा भी एग्जाम, कहीं ना कहीं ये पूछा गया है कि हिंदी देवनागरी लिपि में वर्ण कितने हैं। तो याद रखना यहाँ पर कितने वर्ण हैं, ये टर्म्स ही तो बसाएंगे आप लोगों को। अब मैं चाहूं तो आप लोगों को खुश करने के लिए नॉर्मल चीजें पढ़ा सकता हूं, आप भी खुश मैं भी खुश। नहीं भाई, मैंने ये आज तक कभी किया ही नहीं है। टाइम लगता है, लगने दो, लेकिन चीजें मैं एक बार में ऐसी पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को किसी किताब को झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बच्चा कल पूछ रहा था मेरे से कि सर भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी यूनिट क्या। मैं आप लोगों के सबके कमेंट बाद में देख लेता हूँ, दूसरे दिन आप लोगों को मैं सबके जवाब दे दिया करूंगा। कोशिश भी करता हूँ कि क्लास में भी दे दिया करूँ, लेकिन वो नहीं हो पाता मेरे से, कोशिश करूंगा। लेकिन एक ने बच्चे ने पूछा था कि भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी यूनिट। याद रखना, भाव का मतलब होता है अर्थ। अर्थ कहां से आना स्टार्ट होता है, अर्थ कहां से आना स्टार्ट होता है, वर्ण, अक्षर, ध्वनि। नहीं ना, तीनों से हम अर्थ पर नहीं पहुंच पाते। कहां पर पहुंचते हैं, तो हम पहुंचते हैं सिर्फ और सिर्फ शब्द या पद। शब्द और पद भाव के आधार पर हमारी क्या होती है, यूनिट होती है। भाषा के भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी यूनिट हम शब्द लगाएंगे, याद रखना, ठीक है भाई। तो देखें, ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 45, कौन कौन से हैं ये याद रखने की जरूरत नहीं है इनको, है ना। लेखन के आधार पर ये टोटल कितने लिख सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज लिख देते हैं सर, जिसको इंग्लिश नहीं आती होती है वो भी इंग्लिश लिख देता है ना, लेकिन जब पढ़ने की बात आती है तो फिर कुछ नहीं कर पाता। इसलिए लेखन या टोटल का मतलब 52। और देवनागरी लिपि में कुल वर्ण कितने हैं, 48। अब कई बच्चों के पेट में दर्द हो रहा होगा, सर 48 हैं, 52 थे, 4 कौन से हटाए। हाँ सर पक्का 4 हटाए होंगे, तभी तो कितने 4 हटाए होंगे, तो 4 हटाए हैं सर हमारे ये वाले। लेकिन आपसे कभी पूछेगा नहीं, है ना, कि छत्रज्ञ और श्रा हटाए हैं, ये आपसे कभी पूछेगा नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता चुका हूं, ये कई बार आप लोगों के पेपर में आ जाते हैं, ठीक है भाई। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे ले चलता हूं, और कुछ एक दो चीजें और हैं जिसको आप लोग सुन लीजिए। देखो, एक क्वेश्चन आता है, देवनागरी लिपि हो गया, देवनागरी लिपि के बाद में आता है, कहां लिखूं भाई इसको, चलो इनको मैं उड़ा देता हूं, इनको उड़ा देता हूं, इनकी जरूरत नहीं, कई बार लिखेंगे कई बार मिटाएंगे सर इसको अपन, है ना। कई बार लिखेंगे और कई बार मिटाएंगे, आपका मन भर जाएगा सर, है ना, कि कितनी बार लिखा कितनी बार मिटाया। जरूरत नहीं है। देखें भाई, एक क्वेश्चन और हमारा बनता है कि हिंदी बाल पहाड़े में, बाल पहाड़े में वर्ण कितने होते हैं। बचपन में आता था अपने लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए आता था ना, पहाड़ा आता था, पहाड़ा लाते थे, 2 रुपए 1 रुपए का मिल जाता था। मेरे जमाने में तो 98 का ही मिल जाता था। अब इससे अंदाजा मत लगाना कि मैं बूढ़ा हूं, नहीं भाई, आपसे भी यंग हूं मैं, है ना। अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है। देखा भाई, हिंदी बाल पहाड़े में कितने वर्ण हैं। हिंदी बाल पहाड़ा, बाल पहाड़ा यानी बच्चों का पहाड़ा, तो उसमें सर हमारे वर्ण कितने हैं, 49। तो याद रखना, इन पर ही लटके मत रहना कि सिर्फ 52 वर्ण याद कर लिए और मूल वर्ण 44 याद कर लिए। नहीं, वो भी क्वेश्चन भी मैं यहाँ लिखे देता हूँ, है ना। हिंदी वर्णमाला, क्वेश्चन पूरे लिखे देता हूँ, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण 44, है ना। वही 13, 11 प्लस 33, ये मूल वर्ण सबसे पहले बताए थे ना। तो हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण पूछेगा तो 44, हिंदी वर्णमाला के बाल पहाड़े में पूछेगा तो 49। इसमें से कौन कौन से हटाए गए हैं, कौन कौन से, तो ड़ा, ड़ा बिंदी वाले और श्रा, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ड़ा ढ़ा और श्रा को इसमें से हटा देते हैं, क्योंकि 52 में से 3 हटाएंगे तो 49 बचेंगे। हिंदी वर्णमाला मूल वर्ण ये हैं, हटाए कौन कौन से, 8 हटा देते हैं। कौन कौन से 8 हटाए हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्रा, इसके बाद में ड़ा, ढ़ा बिंदी वाले, है ना, और अंग और आहा, ये हटा देते हैं, है ना, वर्ण मूल वर्ण में। और इसके बाद में मैंने आप लोगों के सामने यहाँ लिखा देवनागरी में ये 48 है, कौन कौन से हटा दिए, छ, त्र, ज्ञ और श्रा, है ना। वैसे पूछेगा नहीं, और यहाँ पर तो पूरे लिखे ही, यहाँ पर कौन कौन से हटा देंगे, 45 लिखे हैं। अरे भाई, इसमें से कितने हटाए होंगे, 3, कौन कौन से, 3 स्वर, ये जरूरत नहीं है लेकिन हालांकि आप लोगों को जानने की। तो ये 3 यहां से हटा दें, मतलब टोटल कितने हटे होंगे, 7, और 4 कौन से हटाए होंगे, संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ भी लिख देता हूँ कौन कौन से हटाए, यहाँ हटाए हैं सर हमारे
देखें सबसे पहले तो री, अंग, आहा और छा, त्र, ज्ञा और श्रा। छा छत्री लिखते हैं ना, छा, छत्र ज्ञा और श्रा, ये 7 हटा देंगे तो ये 52। अब बताओ सर इसमें आपको कोई भी दिक्कत है? यहाँ तक सर इसमें काहे की दिक्कत? सर मजा आ गया होगा है ना, क्योंकि कितने क्वेश्चन डिस्कस करा दिए। उच्चारण के आधार पर लिमिटेड कोई बोल पाते हैं 45, कुल की बात करेगा या टोटल की बात करेगा या लेखन की बात करेगा 45, देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में 48, इन 4 को हटा देते हैं। हिंदी बाल पाड़े में 49, ये 3 को हटा दीजिए। और हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने हैं? 44। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। और कभी ये मत सोचा करो कि सर इतना इतना नहीं होता भाई, जितना ज्यादा आप लोग पढ़ लोगे उतना आप लोगों के लिए ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है भाई, चलो हाँ भाई जल्दी से देख लीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी से समझ लो इसको जल्दी से। जैसे मैं आगे आप लोगों का आज ही स्वर स्टार्ट करा दूंगा, और स्वरों में आप लोगों को अभी तो 1-2 चीजें और मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूं, जो आपकी यहीं पर इंट्रोडक्शन में अपन लपेट लेंगे। ठीक है भाई, और बहुत सारी चीजों को आप लोग आगे ले जाओगे। जल्दी से इनको देख लीजिए अभी आप लोग, मैं देख लेता हूं जब तक, कमेंट ही देख लेता हूं, जल्दी से करें भाई। चलो ठीक है भाई, हाँ भाई सबके, मैं कमेंट सबके पढ़ लूंगा भाई है ना। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ये आता है कि सर्वमान्य, देखो भाई क्वेश्चन है कुछ भी कर सकते, सर्वमान्य मत के आधार पर, सर्वमान्य सबके मानने के आधार पर, सब लोग ज्यादातर आचार्य क्या मानते हैं? सर्वमान्य मत के आधार पर वर्ण कितने हैं? तो आप हमेशा क्या लगाओगे? 52। याद रखना सर्वमान्य मत यानी सब लोग यही मानते हैं कि 52 ही वर्ण है, उसी में से काट काट लेते हैं और उसी में से हटा देते हैं, उसी में जोड़ देते हैं, लेकिन है कायदे से हमारे क्या है ना 52। ठीक है भाई, और भोलानाथ तिवारी जी कहते भी हैं कि री को हटा दीजिए, लेकिन उनकी बातों को अपन स्वर में करेंगे जब स्वर की बात हमारी चलेगी तब। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं 1-2 चीजें आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ये चीज जल्दी से आप लोग लिख लेना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और आगे बढ़ जाना। ठीक है भाई, ऐप वाले स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, लेकिन अभी यूट्यूब पर भी चूंकि हमारा चल रहा है तो स्क्रीनशॉट और वीडियो रोक के लिख लेना बाद में, है ना। चलो अब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ, चीजें आपको बहुत लेवल की मिलेंगी, ये मेरी गारंटी है ना भाई। अब जल्दबाजी नहीं करते, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि मेरी पहचान मेरे कंटेंट से है, मेरी सुंदरता से नहीं, है ना भाई। हाँ। नहीं सुंदरता, ठीक है भाई, सुंदरता नहीं, मजाक कर रहा हूँ है ना। आप लोग सीरियस हो जाओ, हैं मास्टर क्या बोल रहा है। चलो देखें भाई, अब मैं आ जाता हूं, एक केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय है वो सर एक चीज कहता है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इसने पता है एक बात कही है, एक बात कही है, और इसने ये कहा है कि मैं कभी भी ये वाले शब्दों को प्राथमिकता नहीं दूंगा। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है सत्य, मैं इसको प्राथमिकता नहीं दूंगा, मैं प्राथमिकता दूंगा सत्य, ताकि नीचे हलंत लगा दो। देखो हलंत का मतलब ही आधा ही होता है, ये लिखा है तो इसको अगर आप ऐसे लिख दो का आधा, है ना। जैसे ये लिखा हुआ है चा, तो ये ऐसे, है ना। और जैसे ये लिखा हुआ है पा, तो ये कुल मिलाकर वो ये कहते हैं कि मैं इनको प्राथमिकता दूंगा। को कौन कहते हैं? केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहता है कि हमेशा किनको प्राथमिकता देकर आप वर्तनियों में बच जाते हैं थोड़ा सा, है ना। लेकिन वर्तनियों का भी इससे कोई लेना देना नहीं है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने बोल दिया है कि जो शुद्ध हिंदी है वो क्या है? आप लोगों की हलंत लगी हुई हिंदी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हलंत वाले वर्णों को केंद्रीय हिंदी निदेशालय क्या मानता है? शुद्ध शब्द मानता है। इस बात को आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, हलंत रूप क्या रहेगा हमारा? मान्य रहेगा। ठीक है भाई, और वो जो ऐसा लिखा हुआ है नॉर्मल, ये हमारा क्या रहेगा? अमान्य, और ये क्या रहेगा? मान्य। ठीक है भाई, ये वाली बात आप लोग समझना भाई। चलो
जल्दी करा भाई, ठीक है, समझे इसको। अब आती है सर, मैं आप लोगों से एक बड़ा बच्चा वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है एक, और जो बताएगा उसको मैं यहीं से टॉफी कोरियर करके भिजवा दूंगा भाई, है ना। जो बताएगा उसको टॉफी मिलेगी, जो बताएगा उसको क्या मिलेगी, टॉफी मिलेगी। बहुत सारी नई चीजें बताऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी, है ना। आपको ये लगेगा कि हाँ सर, ये कहीं ना कहीं चीज हमारी छूटी हुई थी जो आज फुलफिल हो गई। देखें भाई, और सभी टीचर अच्छे होते हैं, मैं ये किसी का पर्टिकुलर वो नहीं करूंगा, सब लोग अच्छे होते हैं, बस ये होता है कि किसने चीजों को देखा हुआ है। अब मेरी बात की जाए तो मैं आज भी हिंदी पर काफी समय देता हूँ सर। ये लॉकडाउन था, इसमें भी हिंदी को काफी गहराई से जाना, तो कोई बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको एक दो दो चीजें लाइनें एक्स्ट्रा मिल रही है। हालांकि अपन ने पहले से कंटेंट को ज्यादा रखा था, लेकिन तब भी चीजें आपको और भी बेहतर और भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक्स्ट्रा का ही खेला भाई, कंटेंट का ही खेला है। देखें भाई, अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि हिंदी, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे भाई, जल्दी से फटाक से फुर करके दिखाएंगे भाई। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, जल्दी से, बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी बता भाई। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं हमारे, बहुत अच्छे। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, पता है। चलो देखें भाई, हिंदी वर्णमाला जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। किस किस में, स्वर और व्यंजन। अब कई कह रहे हो सर ये पूछ रहे थे, ये तो मैं बताता, हाँ तो बताते क्यों नहीं हो। तो देखना भाई, स्वर और व्यंजन में हिंदी वर्णमाला को बांटा गया है, ठीक है भाई। तो हिंदी वर्णमाला को दो भागों में, अरे एक बार एग्जाम ने पूछ लिया था, इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछ लिया। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, स्वर और व्यंजन। मतलब 52 जो वर्ण हैं हमारे, वो दो भागों में बटे हुए हैं। किस किस में, स्वर में और व्यंजन में। अब वो कितने कितने क्या है, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, वो अपन चर्चा जब एक एक से इनको पढ़ेंगे तो मैं पूरा डीप में आप लोगों को बताऊंगा। देखा भाई, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसको, स्वर। क्या पढ़ेंगे, स्वर को। लेकिन पहले, इससे पढ़ने से पहले मैं आपको स्वर के बारे में थोड़ी सी एक डेफिनेशन दे देता हूं। देखो भाई, इसकी डेफिनेशन दे रहा हूं स्वर की। और स्वर क्या होते हैं, क्या होते हैं स्वर, लिखे देता हूं भाई, नहीं आप लोग दिक्कत करो। लो, ये लिख दिए, ये लिख दिए, ये लिख दिया, ये लिख दिया। बस सर मैं यही लिखूंगा सर, अंग और आह नहीं लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा सर। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि सर उनमें बड़ी वाद विवाद है सर। और क्यों वाद विवाद हैं वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा सर। बहुत वाद विवाद है, आपको उसमें दिल खुश हो जाएगा कि वाह सर क्या बात बताइए अंग और आ के बारे में, मैं सब आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी मैं स्वर कितने, क्योंकि हमारा जो 99% क्वेश्चन बनेगा ना कि स्वर कितने हैं, कितने हैं 11। हालांकि सर याद रखना, संस्कृत में भी स्वर होते हैं भाई, संस्कृत में स्वर है ना, संस्कृत में भी स्वर होते हैं, अपभ्रंश में भी स्वर होते हैं। ये सबके बारे में भी चर्चा करने वाला हूं मैं, है ना। अभी सब कुछ चर्चा करूंगा, बस थोड़ा सा आप लोग, थोड़ा सा बस आप लोग मेरी ओर देखते रहे बस, है ना, निहारते रहे मुझे, है ना। मैं नहा धो के आ जाऊं, मस्त शर्ट पहन के आ जाऊं, मेरी शर्ट देखो बस। देखा भाई, स्वर कितने हैं, 11 स्वर है, ठीक है। ये स्वर, अब इनके लिए एक मैं डेफिनेशन बनाना चाह रहा हूं, और वो डेफिनेशन क्या है वो सुन लीजिए। देखें, वे ध्वनिया, वे ध्वनिया जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट, रुकावट या अवरोध बोल सकते हो, बिना किसी रुकावट या अवरोध के होता हो, जिसमें, जिसमें, अब देखो जिसमें के बाद में मैं एक चीज बताना चाहता हूं आप लोगों को। देखो कोई भी वर्ण जब आप बोलोगे ना, तो हमारे मुंह से हवा जरूर निकलेगी सर, मुंह से ही निकलेगी। कोई भी वर्ण आप बोलोगे ना तो मुंह से हवा जरूर निकलेगी। का भी बोलोगे ना, का हल्की सी तो निकलेगी, चाहे महसूस नहीं हो रही। और किसी को महसूस नहीं हो रही तो भाई हार्डवेयर प्रॉब्लम है आप लोगों में, है ना, नहीं हो पा रही, अभी नहीं निकल रही सर हमारी, है ना? निकलेगी भैया ना, कोशिश करो। तो देखो, लेकिन वे ध्वनियां जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट, अवरोध के होता हो, जिसमें, जिसमें, जिसमें श्वास वायु, श्वास वायु यानी मुख की वायु, श्वास वायु यानी मुख की वायु, श्वास वायु मुख वायु, है ना, घर्षण बिना, घर्षण बिना
मुख द्वार से बाहर निकले, मुख द्वार से बाहर निकले, उसे घर्षण तो होगा, लेकिन इसके लिए टर्म लग जाती है, घर्षण बिना बाहर निकले मतलब कम रुकावट होना है ना, घर्षण बिना का मतलब कम रुकावट होना, कम रुकावट, घर्षण नहीं होगा तो फिर तो बोल ही नहीं पाएंगे, लेकिन होता है लेकिन कम रुकावट है ना। तो ये हमारे लिए इसकी डेफिनेशन है, किसकी, स्वर की डेफिनेशन। व्यंजन से भी कोई छिड़कानी नहीं करना भाई। तो ये कितने लिखे हुए हमारे, ये 11 स्वर, इनके ऊपर डेफिनेशन। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट अवरोध के होता हो, जिसमें श्वास वायु मुख वायु घर्षण बिना मुख द्वार से बाहर निकले, उसे ही अपन क्या कहते हैं, उसे ही अपन स्वर कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना भाई। तो स्वर कहते हैं। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक डेफिनेशन और लिखाना चाहता हूं, जिसको आप लोग लिख लेंगे जल्दी से। अवरोध वगैरह तो आप लोग बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो इन चीजों को। एक चीज, ये स्वर होते हैं, स्वरों को हम देर तक बोल सकते हैं। स्वरों को अपन क्या कर सकते हैं, स्वरों को देर तक बोल सकते हैं भाई, देर तक। कैसे, जैसे मैं बोलूं सर आ, तो आ को मैं सर, मेरा मन है जब तक सांस नहीं टूटेगी जब तक बोल सकता हूं आ, मैं बोलता ही रहूंगा जब तक मेरी सांस नहीं टूटेगी आ। लेकिन मैं बोलूं सर का क्या होता है व्यंजन, मैं बोलूं सर का, तो का तो हल्का सा है, उसके बाद हम आ का साउंड जो उसमें स्वर छिपा हुआ है उसका साउंड का बोलते हैं, तो का साउंड नहीं है। का प्लस आ में अगर आप खींचोगे इसको का को, तो ये तो 1 सेकंड में ही समाप्त हो जाएगा और ये बोला जाएगा। इसका मतलब पता है क्या है, कि को स्वरों को हम देर तक बोल सकते हैं, मतलब इनको अपन बहुत देर तक बोल सकते हैं। आप कई कह रहे हो सर री में दिक्कत आ रही है, सर री में, री के बाद में ई साउंड हो रहा है, तो याद रखना री में तो हर ही जगह अपवाद है, हर जगह ही अपवाद है। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि री हमारा स्वरों में रखा गया है, तो इनको जब बोलते हैं तो क्या करेंगे, स्वरों को हम देर तक बोल सकते हैं, उच्चारित कर सकते हैं, और इनको नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं आई हो तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, जल्दी से देख लीजिए। हाँ भाई, हाँ हाँ, सबके कमेंट देख रहा हूँ, डोंट वरी। हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं ना जहां तक। तो ये हो गया यहां पर। अब देखें, अब मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ा सा, ये डेफिनेशन वगैरह आप लोग लिख लोगे, ये मुझे पूरी आशा है आप लोगों से कि आप लोग इसको लिख लोगे। अब मैं आपको कुछ चीज बताने जा रहा हूं, देखें। स्वरों की संख्या नहीं, पहले स्वरों की डेफिनेशन है। देखें, मैं दोनों में डेफिनेशन बता देता हूं, देखना भाई। स्वरों का उच्चारण, ये डेफिनेशन ही चल रही है, स्वतंत्र होता है। स्वरों का उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र। सर इसका मतलब बता दीजिए क्या होता है, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र क्या होता है। देखो भाई, मुझे ये बताओ, अपन आ को तो बोल सकते हैं, लेकिन अगर अपन का को बोलेंगे तो का में क्या छिपा होता है, छोटा आ, तो उसमें क्या बोला जाता है, छोटा आ का उच्चारण ज्यादा देर तक होता है, का नहीं होता। लेकिन आ को बोलने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता है क्या, नहीं सर, अपने आप में स्वतंत्र है, किसी की आवश्यकता नहीं। आई है तो बोल लेंगे सर हम पूरे आ को। ई को बोलने के लिए ई काफी है, ए को बोलने ए काफी है। स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। लेकिन व्यंजन जो होते हैं, इन व्यंजनों को अपन बोल ही नहीं पाएंगे जब तक क्या ना हो, कोई ना कोई स्वर। अपन इस का को नहीं बोल सकते, इसमें जब ये छिप जाएगा तो इसको बोल पाएंगे, इस का को नहीं बोल पाएंगे। किसको, इसीलिए बोलते हैं स्वर किसी पर डिपेंड नहीं करते, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। तो सर यहां पर शायद नहीं होता होगा, तो अपन यहां क्या लिख देंगे व्यंजनों में, इसका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। दूसरी बात है, अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि ये जो स्वर होते हैं कितनी देर तक बोल सकते हो, बहुत देर तक, जब तक सर हमारी सांस ना टूटे। तो देखो भाई, इसके लिए क्वेश्चन बन जाता है, स्वर दीर्घकालीन होते हैं। दीर्घकालीन यानी अधिक समय के लिए, अधिक समय, दीर्घ यानी बहुत ज्यादा, कालीन यानी ज्यादा समय, समय। तो स्वर दीर्घकालीन होते हैं, और ये क्या होते हैं, दीर्घकालीन नहीं होते हैं।
दीर्घकालीन मतलब इनको अपन बहुत देर तक बोल सकते हैं, लेकिन व्यंजनों को अपन बहुत देर तक नहीं। ये डेफिनेशन आप लोग लिखते जाना हल्की हाल, ये वही डेफिनेशन जो मैंने अभी लिखाई थी ना, बहुत बड़ी डेफिनेशन, उनके नीचे ये दो डेफिनेशन और छाप लेना। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ देखें, तीसरा, तीसरा देखेंगे, स्वर, स्वरों में वायु निर्वात, वायु निर्वात गति होती है। स्वरों में वायु निर्वात गति होती है। वायु निर्वात का मतलब क्या है? वायु निर्वात का मतलब है ये हमारे हवा, मतलब बिना हवा, ये कुल मिलाकर ये कहीं भी टकराते नहीं है। हवा में जो वायु का निर्वात है, हवा में रुकावट नहीं होती, बताया था ना, घर्षण नहीं होता, कम होता है, लेकिन रुकावट नहीं होती, फ्लुएंटली मुंह से मुंह खुले ही बाहर निकल आते हैं सर। लेकिन का खा ऐसा लगता है जैसे हवा को रोका जा रहा है। निर्वात का मतलब है रोकना, हवा, वायु निर्वात गति होती है। तो वायु को बिना रोके, वायु को बिना रोके गति होती है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वायु में निर्वात गति नहीं होती है, निर्बाधित यानी बाधित नहीं होती, वायु निर्बाध। निर्बाध का मतलब होता है नहीं होना, वायु निर्बाध नहीं होता, निर्बाध यानी नहीं होना, बाधा नहीं होना, बाधा, बाधा नहीं होना, किसमें, वायु में कोई बाधा नहीं आती है, इसीलिए स्वरों में निर्बाध गति होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और व्यंजनों में ये हमारी निर्बाध गति नहीं होती है। इसके लिए एक टर्म और आती है जिसको आप लोग प्रयोग करोगे तो थोड़ा सा फेल भी हो सकते हो, लेकिन ये चीज आई है तो लिख लेंगे और इस डेफिनेशन को भी छाप लेंगे। देखो क्या, स्वरों में जीव की स्थिति, जीव, जीव यानी समझते हो ना, जीव, स्वरों में जीव की स्थिति अपरिवर्तित होती है, अपरिवर्तित होती है। हमारी जीव वहीं की वहीं रखी रहेगी सर, आ ई उ ए कुछ भी बोलते रहो सर, आ ई उ ए कुछ भी बोलो, हल्की सी दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन इतना नहीं जैसे का खा जीव उठेगी, उठेगी कुछ ना कुछ तो करेगी, हरकत करेगी, किसमें, व्यंजनों में। लेकिन स्वरों में ऐसा कोई काम नहीं करती है। लेकिन ये कई जगह फेल भी हमारा होता है, लेकिन आचार्य ने लिखा है तो इस पॉइंट को भी याद रखना। बताओ भाई, कितनी सारी स्वरों की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी, बता दी कि नहीं? अब देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आक्षरिक और अधिक मुखर। देखो ये 5वें नंबर की, स्वर, आक्षरिक और अधिक मुखर, मुखर भी, स्वर आक्षरिक, आक्षरिक अधिक मुखर भी होते हैं। बात समझ में आई इसकी? देखो इसका मतलब होता है, अधिक मुखर का मतलब तो यही है कि ज्यादा देर तक अपन इसको साउंड कर सकते हैं। और आक्षरिक का मतलब क्या होता है, अक्षर आक्षरिक हैं, मतलब अक्षर क्या कर सकते हैं इसमें, अक्षर स्वरों की, व्यंजनों की सहायता करते हैं, इसीलिए ये तो ये दो टर्म्स भी आप लोग इसमें याद रखना। तो कितनी चीजें हो गई हमारे पास, स्वर, स्वरों की सारी हमारी बहुत सारी डेफिनेशन बन गई हैं। और अपन क्या करेंगे, स्वरों की हर एक डेफिनेशन को आप लोग ईमानदारी से अपनी कॉपी में लिख लो जल्दी से, ठीक है भाई? ये हमारी स्वर की डेफिनेशन है, ठीक है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप आगे बढ़ जाइए। चलो, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आप बहुत फास्ट हो, है ना, 4G। देखें, अब देखें, इसके लिए सर एक नाम चलता है, स्वरों का नाम। स्वरों को पता है क्या बोलते हैं, अच, क्या बोलते हैं स्वर को, दूसरा नाम है सर ये अच, कहीं लिख लेना, स्वर को अच बोलते हैं। और व्यंजन को क्या बोलते हैं, हल। क्या बोलते हैं व्यंजन को, हल। व्यंजन को क्या बोलते हैं, हल। क्यों? क्योंकि सर ये हलंत वाला शब्द ही क्या होता है, हमारा व्यंजन होता है। ये देखो इसमें अगर शुद्ध व्यंजन, वैसे ये भी व्यंजन है लेकिन उसमें स्वर छिपा हुआ है, कायदे से देखा जाए तो ये क्या है, ये इसी को ये शुद्ध व्यंजन है, तो हलंत के चक्कर में हल बना हुआ है। तो याद रखना, व्यंजन का नाम है, कोई पूछ ले कि अच किसे कहते हैं, स्वर को अच कहते हैं, और व्यंजन किसको कहते हैं, हल कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, अब एक कवि है सर, आचार्य पंडित भोलानाथ तिवारी। तो भोलानाथ तिवारी, मैं लिखाई देता हूं, भोलानाथ, एक भी चीज छोड़ना नहीं है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार, के अनुसार, अनुसार स्वरों में, स्वरों में री, री को
भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों में री को मान्यता नहीं दी जाती, मान्यता नहीं दी जाती। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार री को स्वरों में मान्यता नहीं दिया। सर व्यंजनों की कोई बात नहीं चल रही, हल्की हल्की एक दो टर्म आती, अब व्यंजनों को बिल्कुल हटा ही देते हैं सर हम। अब हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? अब सिर्फ और सिर्फ अपन स्वर पढ़ रहे हैं, और स्वरों के बारे में मैं जानकारी आपको 1 घंटे से दे रहा हूँ। ठीक है भाई। तो ये पूछा जाता है कि पंडित भोलानाथ तिवारी, आचार्य भोलानाथ तिवारी जी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी, माफी चाहूंगा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी किस स्वर को मान्यता नहीं देते हैं? 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11 ही तो बताया ना। और 11 स्वर ये लिखे हुए हैं, और 11 स्वरों में से किसको मान्यता नहीं देते हैं? इस बेंजी को, री को मान्यता नहीं देते हैं। तो इनके अनुसार अगर आपसे ये पूछ ले कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर कितने हैं, तो भैया गधा भी बता देगा, है ना? कौन बता देगा? गधा भी बता देगा। कितने होंगे? 10, क्योंकि 11 हैं, तो 11 में से री हटा दिया तो कितने बचे हमारे पास? 10। खत्म बात। बात समझ में आई कि नहीं यहां तक? चलो, अब मैं आप लोगों को लिखा देता हूं स्वरों की संख्याएं अलग अलग भाषाओं में। देखें भाई, चलो इस री को फिर से अपन बना दें, क्योंकि हमारे लिए हिंदी में तो 99% यही घूमता है ना? तो हमारे लिए तो 11 ही है। चलो, अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, संख्याएं। देखो भाई, कुछ संख्या बता रहा हूं। हिंदी में स्वर, हिंदी में स्वर कितने लगाओगे? 11। 99% क्वेश्चन यही आएगा, है ना? संस्कृत, संस्कृत में स्वर, संस्कृत में स्वर 13। कई कह रहे होंगे अब पक्का इस 13 में अंग आहा को जोड़ा गया होगा। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं जोड़ा गया है। 13 स्वरों में हमारा किसको? 13 स्वरों में हमारा अंग और आहा को, अंग और आहा को तो कहीं जोड़ना ही नहीं है, याद रखना। वो तो बाई चांस क्वेश्चन बनता, नहीं 11 ही बनेगा। संस्कृत में स्वर 13 है, 11 तो सेम टू सेम यही है। दो कौन कौन से जोड़ देते हैं सर? इसका एक बड़ी बहन जी है, इनकी बड़ी बहन जी है सर। बड़ी बहन जी क्या है? देखो ये है, और एक ये एक्स्ट्रा ये जोड़ देते हैं। ये री होता है कायदे से ना, एक्स्ट्रा ये जोड़ देते हैं बस, तो ये हमारी बड़ी री बन जाती है। तो ये किसमें है? संस्कृत में एक ये जोड़ दिया, और एक और है ना? संस्कृत में स्वर 13, एक और है, ला धातु है, ला में आप लोग क्या जोड़ दो? लिरी। ये लिरी, री जोड़ दो बस, री। ये ऐसे घुमा के, मतलब ये दोनों घुमी हुई चीजें हमारी किसमें? संस्कृत में स्वर होते हैं कितने? 11। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? वो संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 13। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। बात समझ में आई कि नहीं? सर यहां तक याद रखना, आपको बहुत सी चीजें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? 2 क्वेश्चन बन गए यहां तक। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या। सर अपभ्रंश क्या है? अब ये नहीं पता सर, भाषा पढ़ाऊंगा तो अपभ्रंश क्या, सब कुछ पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। भाषा की क्लासेस सबसे आखिरी में होंगी सर हमारी, है ना? तो जब भाषा पढ़ाऊंगा तो सब पढ़ाऊंगा, याद रखना। आप खुद कहोगे कि सर भाषा ऐसी हमने कभी नहीं पढ़ी, तो वो भाषा में अलग पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले अपन ये निपटा लें पूरा, उसके बाद भाषा। और बीच बीच में संडे, या मैं आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दूंगा कि जैसे मान लो इस संडे तो नहीं, अगले संडे तक अपन देखेंगे, तो स्पेशल भाषा की दो घंटे की क्लासेस अपन कभी भी लगाएंगे, लेकिन मैं आपको सिस्टमेटिक पूरा भाषा पढ़ाऊंगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बना है हमारा, कि अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? क्या पूछा है? अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है अपभ्रंश में? देखो भाई, हिंदी में 11 थी, संस्कृत में 13 थी, तो अपभ्रंश में कितनी है? देखना भाई, अपभ्रंश में है 8 ईश्वर हुआ करते थे सर। और ये नहीं पता लेकिन अपभ्रंश क्या होता है? सर अपभ्रंश यानी आज से कई साल पहले, ये मान लीजिए कि आज से कई साल पहले हिंदी नहीं बनी थी, उससे पहले हिंदी नहीं बनी थी, उससे पहले। बात याद रखना। देखो एक क्रम चलता है, सबसे पहले बनी थी हमारी संस्कृत, हाँ वैदिक लौकिक चलता है, संस्कृत के बाद में पाली, फिर चलता है सर हमारा प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में अवहट्ट, अवहट्ट के बाद में हिंदी, ऐसा कुछ मामला चलता है। तो ये पूछा गया है कि अपभ्रंश में मतलब हिंदी से पहले, ये हिंदी है ना 11 से पहले। अब आप ये बताओ, इस हिंदी से पहले
संस्कृत तो सबसे पहली है ना, संस्कृत सबसे पहली है, लेकिन वहां पर हमारे कितने थे, 8। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ अपभ्रंश में कितने हैं, तो याद रखना अपभ्रंश में स्वर कितने थे हमारे, 8। कौन कौन से हैं सर, कौन कौन, देखो 11 तो यही वाले, संस्कृत में स्वर की बात की जाएगी 13, 2 जोड़ दिए ये वाले है ना, एक इसकी बड़ी बहन और एक ला में री जोड़ देना। और अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है, 8। कौन कौन से हैं, देखो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 2 2 4 2 6 और ये, बस देखो कौन कौन से, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ, है ना भाई, ए और ओ ये है बस, ना री है ना पी है ना कुछ भी नहीं है। मतलब कौन कौन से नहीं है, ये वाले, ये और ये, कौन कौन से, ये और ये। चलो इसकी तो बात मान ली संस्कृत का है, ये दो नहीं है सर, बहुत बड़ी बात है सर कि आई और औ हमारे अपभ्रंश में नहीं थे। तो तभी तो सर एक क्वेश्चन चलता है कि अपभ्रंश के बाद जन्मे जन्मे स्वर क्या कहलाते हैं, अपभ्रंश के बाद जन्मे स्वर क्या कहलाते हैं। सर अपभ्रंश के बाद जन्मे स्वर कौन कौन से हैं, आई और औ। सर री नहीं, री तो बहुत पहले ही था सर, लेकिन यहाँ पर हट गया होगा, री कहाँ था, हमारा संस्कृत में ही था, लेकिन यहाँ आकर हट गया होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, री के बारे में हम तो हमेशा ही वाद विवाद में रहते हैं, लेकिन ये दो चीजें हटना ये तो बहुत खतरनाक बात है सर, कि आई और औ हटे थे सर यहाँ पर। तो याद रखना, तभी तो बोलते हैं कि आई और औ हमारे क्या थे, आई और औ हमारे क्या थे, निर्मित स्वर थे। क्या थे, निर्मित स्वर, निर्मित किए गए हैं। इसका मतलब ये हमारे अपभ्रंश में नहीं थे, जैसे ही हिंदी आई तब ये बने। हिंदी आई क्योंकि 11 में तो है ना, तो हिंदी जब बनी तब ये आए, इसका मतलब निर्मित स्वर हैं। आप तो सिर्फ इतना याद रखो भाई, हिंदी में स्वर 11, संस्कृत में स्वर 13 और अपभ्रंश में स्वर 8। और एमपीएसआई 2017 ने पूछा था कि ऐसे कौन से स्वर हैं जो अपभ्रंश में नहीं थे, आई और औ। अपभ्रंश यानी एक समय, हिंदी से पहले का समय, तो अपभ्रंश में कौन कौन से नहीं थे, आई और औ हमारे बिल्कुल भी नहीं थे। बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अच्छा मैं आप लोगों से बोलूं, चलो यहां पर बात कर ही रहे हैं, तो अंग्रेजी में कितने स्वर हैं, अंग्रेजी में स्वर, देखो बात अब सबकी चली रही है तो देख लेते। अब ये मत पूछना सर चाइनीज में स्वर कितने हैं, है ना, ये मत पूछ लेना इटालियन में कितने हैं, मैं नहीं बताऊंगा भाई। अंग्रेजी पता नहीं तो कहां से बता दूंगा, इटालियन चाइनीज मैंने नहीं पढ़ी भाई। अंग्रेजी में स्वर कितने हैं, 5। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, है ना, ए ई आई ओ यू, 5। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ये सभी सारी संख्याएं हैं हमारी, जिनको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इनमें भी अभी एक दो चीजें बच गई हैं, जो मैं आप लोगों को, बड़ा भयंकर इनसे क्वेश्चन बनता है, बड़ा भयंकर क्वेश्चन हमारा बनता है। चलो आगे बढ़े। अरे उसकी टेंशन मत लेना भाई, क्वालिटी की कोई टेंशन मत लेना, ऐसा पढ़ाएंगे कि आप लोगों को कभी कोई दिक्कत जीवन में तो नहीं आएगी कभी, है ना। यही हिंदी चिपका देना कहीं भी, आप लोग किसी को भी पढ़ा देना कि ये कंटेंट हमारा। अब देखो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूं। सर कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा सर, कभी कभार जैसे ये लिखा हुआ है आ, और इसके ऊपर ये लगा दिया, चंद्र बिंदु नहीं है सर, चंद्र बिंदु अनुनासिक के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सर हमारा अर्ध चंद्र, बिंदी नहीं लगी हुई है, अर्ध चंद्र बिंदु है ना, क्या बोलते हैं इसको, अर्ध, अर्ध चंद्र बिंदु, क्या बोलते हैं इसको, अर्ध चंद्र बिंदु, आधा मतलब बिंदी नहीं लगी इसीलिए। और सब बताऊंगा, चंद्र बिंदु का भी फंक्शन बताऊंगा कि चंद्र बिंदु हमारा कब लगता है कब नहीं लगता, बस पूरी क्लास देख लेना। पूरी एक टॉपिक आप लोगों के लिए पूरा फ्री है, वर्णमाला पूरा फ्री है, इसको देखो ईमानदारी से देखो, आपको सब पता चल जाएगा भाई कि क्या है क्या नहीं है। बस एक टॉपिक पूरा देखना है, कल की वीडियो देखना, देख लेना भाई उसको भी, और ये वाली वीडियो शेयर तो दबा के, है ना, कैसे करना, दबा के। और ये गारंटी है कि जो मेरी इस क्लास को देखेगा, वो गारंटी है वो फिर से जुड़ेगा, हमेशा होता है। जो मेरी नजर में आ जाए बस एक बार, जो बच्चा मेरी क्लास को देख लेगा, वो गारंटी से पूरे टॉपिक को देखेगा जरूर। हाँ वो जरूर नहीं देखेगा जो किसी और की तलाश में आया है,
है ना, कमेंट में किसी और की तलाश में बैठा हुआ है कि वो मैसेज करेगी तो रिप्लाई कर दूंगा, वो बंदा कुछ नहीं है ना, उनके तो वो तो अपवाद है ना। देखें भाई, तो अर्धचंद्र बिंदु जो होता है ना, इसको अर्धचंद्र बिंदु को पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आगत स्वर। आगत स्वर, ये सर याद रखना आप लोग, आगत स्वर। आगत का मतलब क्या है, आगत मतलब आया हुआ स्वर। आगत का मतलब क्या है, आया हुआ स्वर। सर आया हुआ मतलब, तो आगत का मतलब होता है आया हुआ स्वर। क्या मतलब होता है, आया। सर कहां से आया हुआ, कहां से आया, इंदौर से कि ग्वालियर से? मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार से, है ना भाई, बिहार वाले बच्चे काफी जुड़े हैं इसमें, है ना। तो देखा भाई, अ का मतलब है आगत स्वर या आया हुआ स्वर। याद रखना, आप लोग ये बताओ, जब इंग्लिश का शब्द लिखा है आपके सामने, हॉस्पिटल या कॉलेज या नॉलेज या आपके सामने टॉर्च वगैरह, कुछ भी इंग्लिश के शब्द लिखे हुए, इंग्लिश के ही होते हैं सर जी। अगर मैं आपसे बोलूं कि हॉस्पिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप कहोगे सर चिकित्सालय या अस्पताल, या आप कुछ ना कुछ तो बोलेगे। हॉस्पिटल का मतलब क्या बोले, चिकित्सालय, चिकित्सालय होगा, लेकिन ये शुद्ध हिंदी में है। लेकिन हॉस्पिटल को अगर आपको हॉस्पिटल ही लिखना है, कैसे फॉन्ट में, हिंदी के ही फॉन्ट में, हिंदी तो कायदे से ये होती है सर, मैं आपको ये शब्द पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, लेकिन हॉस्पिटल को हॉस्पिटल ही लिखना है हिंदी में। जैसे आप लोगों के सामने कईयों को इंग्लिश नहीं आती, कईयों को, बहुत सौ को नहीं आती, मेरे जैसों को तो इंग्लिश नहीं आती। अब वो इंग्लिश नहीं आती तो व्हाट्सएप पे भी आप लोगों ने मैसेज करते हो, आप लोग क्या कर रही हो, ये करते हो, करते हो कि नहीं करते हो, क्या कर रही हो, ये। जबकि ये तो सर कुछ है ही नहीं, ये तो आप लोगों ने अपनी मर्जी से स्पेलिंग जोड़ जाड़ के बना दी। कायदे से क्या लिखना था, व्हाट आर यू डूइंग, ये लिखते ना, लेकिन वो आती नहीं है, इसीलिए क्या लिखते हैं, ये व्हाट्सएप वाली भाषा। सेम टू सेम यही फंक्शन यहाँ पर हुआ है ना, सेम टू सेम फंक्शन ये हुआ है। हॉस्पिटल जो लिखा गया है, इसको कायदे से तो ये हिंदी में ये होता है, लेकिन कई लोग इसकी ही हिंदी कर देते हैं, कबाड़ा कर देते हैं, और क्या लिख देते हैं, हॉस्पिटल। लिखते हो कि नहीं हॉस्पिटल? तो जब आप इंग्लिश के ही शब्द को हिंदी में लिखने की जरूरत महसूस करते हो, कोशिश करते हो, फालतू में लिखते हो, ये होता है कायदे से, लेकिन हम इसको लिखे बिना नहीं मानेंगे, लेकिन ये लिख देते हो। तो जब आप इंग्लिश के शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट करते हो इसमें, तो आप क्या लगा देते हो, हमेशा देखना, ऐसे ही कॉलेज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉलेज का मतलब कायदे से क्या होता है, महाविद्यालय होता है कि नहीं, महाविद्यालय। लेकिन अपन क्या लिखते हैं, अगर किसी को महाविद्यालय नहीं आता तो सीधा सीधा कॉलेज को ही हिंदी में ले, तो क्या कर देते हैं, कॉलेज। तो ये सर हमारा क्या कर दिया, ये अपन कब लेके आते हैं, ये लाते हैं जब अपन इंग्लिश भाषा के शब्द को हिंदी में लिखने का प्रयत्न करते हैं, इंग्लिश भाषा के शब्द को हिंदी में लिखने का प्रयत्न करते हैं हूबहू। तो इसीलिए बोलते हैं आगत स्वर, दूसरी भाषा के शब्दों को लिखना। दूसरी भाषा के शब्द हिंदी में आ रहे हैं, इसीलिए दूसरी भाषा यानी इंग्लिश के शब्द हिंदी में आ रहे हैं, इसीलिए आगत स्वर। आपको ये बात समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं आई हो तो सीधा याद रखना, ओ या अर्धचंद्र बिंदु को आगत स्वर कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, आगत स्वर कहा जाता है। बहुत बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो भाई, ये बात समझ में आई आप लोगों को? आगे बढ़े अपन लोग, कि हो गया टाइम? आप ही बता दीजिए, हो गया हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अभी भी छोड़ दूंगा। ठीक है भाई, चलो अभी नहीं, बस एक चीज और सुन जाओ और उसके बाद में आप लोग निकल लो, है ना। चलो देखें, बस एक चीज और सुन जाओ और उसके बाद में आप लोग भले ही जा सकते हो। फिर अपन कल स्वरों पर पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना, क्या करेंगे, स्वरों पर पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखा भाई, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पूछता हूं। दो तीन क्वेश्चन लिख रहा हूं। हिंदी वर्णमाला में स्वर क्या लगाओगे, हमेशा 11। हिंदी वर्णमाला में, वर्णमाला में लेखन के आधार पर स्वर कितने लिख सकते हो सर, 11 पूरे, 13 कभी नहीं लगाएंगे सर, है ना, क्वेश्चन आना बंद हो गया, कभी नहीं आता।
हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर, लेखन का आधार पर, और देखें हिंदी वर्ण पूरे समझाऊंगा अभी, रुक जाओ बस 2 मिनट, है ना। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्ण, है ना भाई ये। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण बोलेगा तो कुल वर्ण का मतलब भी अपन बता देंगे। अभी 4 क्वेश्चन है सर, 2 के मैंने बता दिया आंसर, और ये 2 के आप लोग बता दो, तो सर मेरा जीवन क्या हो जाएगा, मटर हो जाएगा। मटर क्या हो जाएगा, मटर। मटर मतलब सफल, सफल मटर होती है ना, तो क्या हो जाएगा जी, सफल हो जाएगा सर मेरा जीवन। तो बताओ हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, 11। हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर कितने लिख देते हो, देखो लेखन का मतलब, लेखन का मतलब कुल ही होता है, कितनों को लिख सकते हैं। चाइनीज भाषा आपके सामने दी, आप लिख सकते हो उसको कि नहीं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो लेखन का हमेशा ही मतलब कुल ही होता है, ये कुल है ना, कुल ही लेखन होता है। कितने लिख सकते हो कुल, कुछ भी दुनिया में आप मेरे सामने सर इटालियन भाषा ले आओ, मैं उसको बोर्ड पर लिख दूंगा, ले आओ बस, देख देख के लिख तो कुछ भी सकते हैं, लिख तो सभी सकते हैं, तो सभी का मतलब ही कुल होता है। तो लेखन के आधार पर कुल, नॉर्मल पूछेगा तो कुल। और हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर, याद रखना उच्चारण का मतलब होता है, जरूरी नहीं है सर जो चीजें लिखी हुई हैं उनको सबको अपन पढ़ ही ले, तो मतलब इसमें कमी चीजें रही होंगी। तो याद रखना उच्चारण के आधार पर हमारे स्वर कितने बचते हैं, 10। कितने बचते हैं, 10, याद रखना। और कुल तो मैंने बता ही दिया, कुल का मतलब लेखन ही होता है, तो वो 11 हो गए। तो वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, 10। किसको हटा देते हैं सर, इस री को, कि इसको उच्चारण में नहीं, उच्चारण यानी बोलने में अपन प्रयोग कितनों का करते हैं, 10 का करते हैं। याद रखना कम में जाता है, बोलना हमेशा कम। जैसे वहां भी गया था ना कि वर्ण का मतलब, वर्ण कितने हैं कुल, कुल 52 है। मैं बोलूं सर लेखन के आधार, सर लिख भी कितनों को लेते हैं, पूरे 52 को, तो 52। मैं बोलूं सर उच्चारण के आधार पर कितने हैं, तो 45 बताया था ना, तो कम हो जाती हैं चीजें। ऐसे ही सर हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हो गए, 10। अब मैं आपसे एक चीज और बता देता हूं, वर्तमान में, वर्तमान में स्वरों की संख्या कितनी है। सर ये शब्द जुड़ के आता है ना तो लोगों की क्या उड़ जाती है, धज्जियां उड़ जाती हैं सर लोगों की, है ना। हिंदी वर्णमाला में वर्तमान में स्वर कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्तमान में स्वर कितने हैं, तो वर्तमान में स्वर हैं सर हमारे 10। कितने हैं, 10। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर भी री को हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है, और ये री कब हटाया गया था, 2003 में। 2003 में एक संशोधन के माध्यम से री को स्वरों की श्रेणी से हटा दिया गया, और इसीलिए हटा दिया गया कि जब आप री बोलते हो ना, री, तो री का ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये री लिखा हुआ है और सर ये भी लिखा है री, हल्का सा व्यंजन का ज्यादा महत्व, व्यंजन जैसा व्यंजन राज होता है, प्रकंपित व्यंजन, उसकी तरह इसका उच्चारण होता है। इसीलिए सर री को भी अपन, इसीलिए 2003 में री को स्वरों की श्रेणी से हटा दिया। ये सर कई जगह सर टांग अड़ाएगा अपनी, पता है कहाँ, जब मैं संधि पढ़ाऊंगा तो कई जगह अपनी ये टांग अड़ाएगा, इसीलिए ये कुछ दिक्कतें थी। तो वर्तमान में आज हटा दिया गया है, क्योंकि 2003 में हटा दिया गया था, आज से 17 साल पहले तो करीबन हटा दिया गया। अब हटा दिया गया इसका मतलब ये नहीं कि आज के बाद अपन कभी री का प्रयोग नहीं करेंगे, अपन तो करेंगे, आचार्यों ने, व्याकरणाचार्यों ने हटा दिया गया संशोधन के माध्यम से। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो कितने सारे क्वेश्चन हमारे बन गए, कितने सारे क्वेश्चन बन गए सर, हमारे क्वेश्चन बन गए ये संख्या पर आधारित प्रश्न हमारे बन गए हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। इन चीजों को आप लोग देखना, और कल, कल यानी कि 14 तारीख को मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, स्वरों के भेद। क्या पढ़ाऊंगा, स्वरों के भेद। सर पढ़ना, वास्तव में आपको पढ़ने का नजरिया ही बदल जाएगा, ये गारंटी मेरी है। कंटेंट बहुत है मेरे पास, जितना आपका मन होगा उतना कंटेंट, उतना आप खुद कहोगे सर ये चीजें तो हमने कभी नहीं देखी, आने दो, अभी तो अपन वो भी चीजें पढ़ रहे हैं जो सिमिलर होंगी ज्यादातर, लेकिन कई चीजें मैं आप लोगों को ऐसी पढ़ाऊंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। ठीक है भाई, तो कब मिलेंगे, कल। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। और सभी बच्चे कल, और शेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है, नमस्कार।